हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 35वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अमेरिका में वैभव ने सौम्या से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, रुको बताता हूँ, इसमें इतनी हाइपर होने वाली कौन सी बात है, और यह बार बार मेरे प्यार पर शक करना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब करता हूँ। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से कहा, तो बता क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार का एहसास कब हुआ। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, याद है तुम्हें सौम्या, जब अभिमान और दिव्या की शादी तय हो गई थी, पर तुम लंदन मुझे ये बात बताने के लिए आई थी और मुझे आखिरी बार अपने प्यार का इजहार किया था, और मैंने तुम्हें उस समय भी रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर सौम्या ने कहा, यह क्या बात हुई वैभव, रिजेक्ट करने के बाद क्या प्यार का एहसास हुआ तुम्हें? उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है तो हम दोबारा नहीं मिले थे। मेरे कोमा से होश में आने के बाद ही मिले थे, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद मेरा वह एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चली गई थी। तो क्या कोमा में तुम्हें प्यार हो गया? ये सुनकर वैभव ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो सौम्या, उसके बाद कुछ बोलना पहले ही बोलना शुरू कर देती हो। अब चुपचाप से मेरी पूरी बातें सुनो। ये सुनकर सौम्या चुप हो गए। वैभव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तब तुमने मुझे गुस्से में जबरदस्ती मुझे किस किया था और किस करने की बात चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उस समय मुझे एहसास हुआ, पहली बार किसी की ने मुझे किस किया था और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि मुझे अच्छा लगा था और मेरी दिल की धड़कनें भी फास्ट हो गई थी। सच कहूँ तो मैं उस समय तुम्हें अपने दिल की बात बता देना चाहता था, पर तुम गुस्से में जा चुकी थी। उसके बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसकी वजह से मुझे एक हफ्ते तक लंदन में ही रहना पड़ा। मैंने सोचा था कि मैं अभिमान की शादी के दिन तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिर तुम्हारे साथ वह हादसा हो गया और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। उसके बाद मैं रेहा से मिला और बैठ ने मुझे बताया कि रेहा मेरी बहन है, तो मेरा पूरा फोकस बस अभिमान से रेहा को बचाने पर चला गया। और जब तुम कोमा से बाहर आए और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, तब तुम अपनी गलतफहमी के चक्कर में मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। तुम्हें ये लगने लगा कि मेरा और वंशिका का अफेयर चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल पाया। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता वैभव की एक किस की वजह से आपको मुझसे प्यार हो जाएगा तो मैं आपको कब का किस कर चुकी होती है। ये सुनकर वैभव ने अपने सर पर उंगली रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे प्यार था, पर उस प्यार का एहसास उसे किसकी वजह से हुआ था और तुम्हारी इस बात की वजह से जो तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो और दोबारा मेरी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करोगी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ, जैसे लगा कि कोई मेरे दिल को मेरे सीने में से निकाल कर लेकर जा रहा है। उस वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अपनी फीलिंग को समझने में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, यह मेरी गलती है। सच कहूँ तो मैं काम में इतना बिजी रहता था कि तुम्हें मन नहीं दे पाता था दिल की बात बता पाया, और ना ही तुमसे अपने। अगर मैं अपने दिल की बात तुम्हें बोलूँगा तो कहीं अभिमान इस बात मेरी दोस्ती ना तोड़ दे। ऊपर से मुझे हमेशा से लगता था कि से गुस्सा होकर अपनी, और तुम जानती हो कि मैं
और अभिमान बचपन से एक साथ रहे हैं। मुझे लगा शायद वह मुझ पर इल्जाम लगाएगा कि मुझे पूरी दुनिया में उसी की छोटी बहन मिली थी प्यार करने के लिए, और इसी बात की डर की वजह से मैं तुम्हें कभी बात नहीं पाया। पर जब तुम बार बार सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तो मैं भी पीछे नहीं रह पाया। हाँ सौम्या, मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। तब से यह नहीं पता, पर शायद बहुत पहले से, शायद तब से जब तुमने पहली बार पूरे कॉलेज के सामने मुझे प्रपोज किया, या शायद तब से जब तुम लंदन में बार बार अभिमान से मिलने के बहाने मुझसे मिला करती थी, या शायद तब से जब तुमने मुझे पहली बार किस किया। उस हर बार मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ, पर मैं बोल नहीं पाया। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ, पर इतना जरूर कहता हूँ, इतना प्यार हो गया कि अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या वैभव के गले लगाते हुए बोली, आई लव यू वैभव, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। वैभव सौम्या के होठों के पास जाकर उसे किस करने ही वाला था, तभी वैभव का फोन बजने लगा। वैभव ने गुस्से से कहा, यह अभिमान मुझे चैन से रहने क्यों नहीं दे रहा है, जब देखो तब कॉल करते रहता है। ये बोलकर वैभव जैसे ही फोन कट करने वाला था, तभी सौम्या ने कहा, एक मिनट, फोन भाई ने नहीं बल्कि समर ने किया है। तब वैभव का ध्यान उनकी स्क्रीन पर गया, जहां अभिमान नहीं समर लिखा हुआ था। समर का फोन देखकर वैभव ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, समर, मैं तुम्हें कहा था ना, 1 महीने तक मुझे कॉल मत करना, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। ये सुनकर समर ने कहा, बस एक गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर वैभव ने कहा, गड़बड़ हो गई है तो तुम्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए ना, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, या अभिमान को बोलो, वह तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर समर दूसरी तरफ से धीमी आवाज में कहा, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसे आप ठीक कर सकते हो। ये सुनकर वैभव अपने बेड से खड़ा हो गया, इमरजेंसी में मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, और खिड़की के पास जाकर बोला, बोलो क्या हो गया है। और समर ने कहा, अभिमान सर ने रणविजय सर के फोन के सारे मैसेज और कॉल की रिकॉर्ड मांगा है। ये सुनकर वैभव ने कहा, अभिमान ने मेरे डैड की कॉल रिकॉर्ड क्यों मांग रहा है। क्या अभिमान को ऐसा लगता है कि मेरी मॉम के मौत के पीछे मेरे डैड का हाथ है। ये सुनकर समर ने कहा, ऐसा नहीं है वैभव सर, बल्कि बात कुछ और है। आज सुबह ही रणविजय सर को हार्ट अटैक आया था। अभिमान सर को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने फोन में कुछ ऐसा देखा है या पढ़ा है जिनकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्योंकि उनके असिस्टेंट का कहना है हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले रणविजय सर बहुत ठीक थे, तो फिर उन्हें अचानक से हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। जैसे ही वैभव ने सुना कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, वैभव के हाथ से फोन नीचे गिर गया। ये देखकर सौम्या तेजी से वैभव के पास आए और बोली, क्या हुआ वैभव, तुमने फोन क्यों गिरा दिया। लेकिन वैभव कुछ बोल नहीं रहा था। सौम्या ने फोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, समर, तुमने ऐसा क्या बोला है कि वैभव कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सुनकर सौम्या ने कहा, सौम्या मैम, आप और वैभव सर इंडिया वापस आ जाए, रणविजय सर को हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर सौम्या हैरानी से वैभव की तरफ देखने लगी, जो कुछ बोल नहीं रहा था, बस घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। सौम्या ने समर का फोन कट कर दिया और घुटनों के बल बैठ गई और वैभव को गले लगाते हुए बोली, वैभव, डैड को कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम शांत हो जाओ, हम अभी के अभी इंडिया चलेंगे। ये सुनकर वैभव की आंखों में आंसू आ गए।
वैभव ने दर्द भरी आवाज में कहा, सौम्या मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना। मैंने हमेशा से डैड को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है और अब जब मैं डेट के करीब जाने लगा हूँ तो पूरी दुनिया मुझे मेरे डैड को अलग करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सौम्या किसी को भी अपने डैड को छीनने नहीं दूंगा। सौम्या ने वैभव के सर को सहलाते हुए कहा, वैभव डैड को कुछ नहीं होगा। हम अभी के अभी अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकलते हैं। ये सुनकर वैभव अपनी जगह से खड़ा हो गया और सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं निकलने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक तुम अपने और मेरे कपड़े पैक कर लो। ये बोलकर वैभव उस कमरे से निकल गया। वैभव के जाने के बाद सौम्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे पता है तुम इस समय बहुत ज्यादा हर्ट हो। मैं तुम्हें दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। भगवान करे कि अंकल को कुछ ना हो, वह बिल्कुल सही सलामत हो। मुझे पता है अगर तुम्हारे डैड को कुछ हो गया तो तुम चैन से कभी खुश नहीं रह पाओगी। हमेशा तुम्हारी जिंदगी में एक कमी रहेगी, किस काम को मैं कभी पूरा नहीं कर सकती हूँ। ये सोचते हुए सौम्या सामान पैक करने लगी। इंडिया में रेहा ने कुछ कपड़े ट्राई करने के बाद कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लिया और देव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये सब कपड़े पसंद है और बाकी सारी बात और काम हम लंदन में ही कर लेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, तो क्या आप जा सकते हैं? ये सुनकर देव ने कहा, ठीक है रेहा जी, हम जाते हैं। आपको आराम करना चाहिए और मदद की जरूरत होगी तो आप बोल सकती हो। ये सुनकर रेहा ने कहा, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये सुनकर देव अपने आदमियों के साथ चला गया। देव जाने के बाद रेहा सोफे पर बैठते हुए बोली, सच में यह मॉडलिंग का काम बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। ये सुनकर दिव्या ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मॉडल सबको और कोई काम नहीं होता है? मॉडल सब दिन भर में 10 तरह के कपड़े चेंज करती है, मेकअप करती है और एक्टिंग करती है। वो लोगों को भी अपना काम करने में बहुत मेहनत करती है। अब तुमने ये मॉडलिंग की दुनिया चुनी है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ये सुनकर रेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, दिव्या ये सब मेरा आइडिया नहीं है। पहले मैं लॉयर बनना चाहती थी, बाद में लॉयर का प्लान कैंसिल करके मैंने सोचा मैं अभिमान के बिजनेस में उसकी हेल्प करूंगी। पर मेरी किस्मत ही खराब निकली। पता नहीं क्यों अभिमान ने मुझे इसकी कंपनी के एड शूटिंग के लिए मॉडल बना दिया है। सच कहूँ तो ये काम से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ और थक भी गई। इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। ये सुनकर दिव्या ने कहा, ऐसा नहीं है, मॉडल की लाइफ भी इंटरेस्टिंग होती है। अभी तुम ये सब कुछ नया नया कर रही हो, इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ समय में तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए देखा, मैंने अपनी कंपनी के कई एड प्रोडक्ट की शूटिंग खुद की है, इसलिए मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि लोगों के सामने जब कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उनके सामने कैसे बिहेव करना है? ये सुनकर दिव्या ने कहा, ये तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत है? साफ साफ नजर आ रहा था कि तुम्हें देव से बात करना और बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम उसके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। ये सुनकर रेहा ने कहा, वो तो मैं हूँ ही एक्टर, वैसे में सोच रही थी क्यों ना मैं एक्टर बन जाऊं, कितनी अच्छी एक्टिंग करूंगी। ये सुनकर दिव्या ने अपना माथा पटकते हुए कहा,
ये बस करो, अब एक्टिंग करने की मत सोचो। तुम क्या किसी एक करियर घर नहीं रह सकती हो? 10 तरह की करियर के बारे में क्यों सोचती हो? पहले देखो कि तुम्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और तुम्हें सब कुछ जो भी तुम करती हो क्या करने में तुम्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे ही तुम अपना करियर के रूप में एक्सेप्ट करो। ये सुनकर रेहा दिव्या के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, वैसे तुम सही कह रही हो। ये 10 तरह के काम करने से अच्छा है कि मैं कोई एक इंटरेस्टिंग काम चुन लूं और उसे ही अपना करियर बनाकर फ्यूचर में आगे बढ़ो। रेहा और दिव्या बात कर ही रहे थे, तभी मिसेज राजपूत अंदर आते हुए बोली, तुम दोनों ठीक तो हो ना? श्रीमती राजपूत को देखकर रेहा दौड़ते हुए मिसेज राजपूत के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मॉम क्या हुआ, अंकल ने रिश्ते के लिए हाँ बोली है या ना? ये सुनकर मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तुम्हारे अंकल ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर रेहा ने कहा, मॉम क्या प्रॉब्लम हो गई है? श्रीमती राजपूत रेहा के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, जब सारी बातें हो गई थी तभी तुम्हारे अंकल के फ़ोन पर एक कॉल आया था। जो कॉल और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे डैड के असिस्टेंट ने किया था। तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है, उनका ऑपरेशन हो चुका है। ये सुनकर अचानक से रेहा हैरान हो गई और बहुत रोने लगी। ये देखकर मिसेज राजपूत ने रेहा को गले लगाते हुए कहा, रेहा बंद करो, तुम्हारे डैड अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। अभिमान भी अस्पताल में ही है। ये सुनकर रेहा ने कहा, मतलब अभिमान को ये सब कुछ पता था मोम? मिसेज राजपूत ने कहा, अभिमान ने ही तुम्हारे डैड की जान बचाई है, अब ये सब छोड़ो, तुम आयुष के साथ हॉस्पिटल चली जाओ। मैं इस समय दिव्या के पास रहती हूँ, आयुष कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर रेहा ने जल्दी से सोफे से अपना पर्स उठाया और दौड़ते हुए बाहर चली गई। दिव्या श्रीमती राजपूत के पास आते हुए बोली, मॉम क्या हुआ है, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? रेहा के डैड का तो ऑपरेशन हो गया है, वह बिल्कुल ठीक है, फिर आप इतनी परेशान क्यों हो? यह सुनकर मिसेज राजपूत ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना दिव्या, रेहा ने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख देखा है। बचपन से ही अनाथों की तरह पली बड़ी है। वह तो उनके चाचा चाची थे, जिसने रेहा को पाल पोस कर बड़ा किया है। अभिमान ने भी उसे बहुत टॉर्चर किया है और फिर बड़े होने के बाद ही इतनी मुश्किल से रेहा की जिंदगी में खुशियां आई है, और अगर ऐसे में उसके पिता को कुछ हो जाता है तो पता नहीं रेहा और वैभव कैसे अपनी जिंदगी जी पाएंगे। और मेरी सौम्या, उसकी तो अभी अभी शादी हुई है। अगर रणविजय जी को कुछ भी हो जाता है तो पता नहीं सब मेरी सौम्या के बारे में क्या अनाप शनाप बोलने लगेंगे। दिव्या ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मोम इसमें सौम्या की क्या गलती है? हार्ट अटैक आना टेंशन की वजह से होता है। इसमें सौम्या ने क्या कर दिया भला, लोग सौम्या पर क्यों उंगली उठाएंगे? ये सुनकर मिसेज राजपूत ने कहा, सौम्या की शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं, पहले तो रेहा को गोली लगा और अब रणविजय जी का हार्ट अटैक आना। मुझे डर लग रहा है कि वह लोग ये न सोचे कि सौम्या की शायद किस्मत हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ उनके घर में हो रहा है। मिसेज राजपूत की यह बात सुनकर दिव्या हैरानी से मिसेज राजपूत की तरफ देखने लगी और बोली, मॉम आप कब से इन अंधविश्वास की बातों पर यकीन करने लगी? मिसेज राजपूत ने कहा, बेटा मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, तुम जानते हो आजकल के समाज के लोग कैसे होते हैं, और ना कभी करने वाली हूँ। पर भले ही रेहा के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं,
सौम्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और वह लोग कुछ नहीं बोलेंगे, पर आज पड़ोस के लोग ऐसा ही बोलेंगे। ये सुनकर दिव्या ने मिसेज राजपूत को अपनी तरफ घूमते हुए कहा, मोम आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप कुछ भी बिना बात की तो नहीं बोलती हो। फिर चलिए मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो गया है, क्या हुआ। श्रीमती राजपूत ने दिव्या को सोफे पर बैठे हुए कहा, जब हम लोग रिश्ते की बात कर चुके थे, बाद रणविजय की हार्ट अटैक की बात गणेश जी तक पहुंचे तो उनका पूरा परिवार उन्हें देखने चला गया और उसके वहां मैं और आयुष भी जाने वाले थे। तभी मैंने पड़ोस के लोगों की बातें सुनी जो ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन सी किस्मत लिख कर इस घर की बहू आई है। जब से शादी कर आई है तब से इस घर में कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। पहले इस घर की बेटी को गोली लग गई और अब घर के सिर की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गई है। ये सुनकर दिव्या ने कहा, मोम आपको उसी समय उन लोगों को जवाब दे देना चाहिए था। मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन लोगों को उनके कारण जवाब दे दिया, पर आखिर में कितने लोगों का मुंह बंद करती रहूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरी बेटी सौम्या से 2 पल की खुशी भी नसीब नहीं होती है। जब से शादी हुई है चैन से भी एक दिन उसका गुजारा नहीं है। मैंने सोचा था कि हनीमून पर कम से कम 1-2 महीने के लिए वह आराम से अपनी जिंदगी के कुछ पल गुजर लेगी। घर हनीमून पर गए हुए उसे 8-9 दिन भी नहीं हुए हैं और देखो यहाँ क्या हो गया है, अब उसे वापस आना होगा। मैं बस यही सोच रही हूँ कि रणविजय जी ठीक हो जाए, क्योंकि वैभव अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। अगर उसके डैड को कुछ हो गया और फिर सब कुछ सौम्या को ही संभालना होगा। मेरी बेचारी बच्चे इतना सब कुछ कैसे संभाल पाएगी। दिव्या ने श्रीमती राजपूत को अपनी तरफ घूमते हुए कहा, मोम अब कोई सौम्या बच्ची नहीं रह गई है, वह बहुत समझदार है, वह अपनी फैमिली को संभाल लेगी, प्लीज आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अस्पताल में अभिमान फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी रेहा दौड़ते हुए आई और अभिमान के गले लग गई। रेहा के गले लगने ही अभिमान से अपना फोन कट किया और पॉकेट में रखते हुए रेहा के सर को सहलाते हुए बोला, रेहा अंकल को कुछ नहीं हुआ है, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है। रेहा ने रोते हुए कहा था, थैंक यू अभिमान, डैड की जान बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे डैड को क्या होता। ये सुनकर अभिमान ने रेहा को अपने तरफ आगे की तरफ किया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो होश में आ गए हैं, तुम अपने डैड से मिल सकती हो। ये सुनकर रेहा जल्दी से अभिमान से अलग हुई और रणविजय के वार्ड में चली गई। ये देखकर अभिमान ने कहा, सच कहते हैं कि बेटियां पापा की परी होती है। देखो तो कितनी जल्दी अंदर चली गई। ये बोलते हुए अभिमान भी रणविजय के वार्ड में चला गया। रेहा अपने डैड का हाथ पकड़कर बहुत रो रही थी। वही रणविजय रेहा के सर को सहलाते हुए बोल रहे थे, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज रोना बंद करो। रेहा ने रोते हुए बोल रही थी, डैड अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बचपन से कभी मुझे मॉम के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिला, पर आप तो मेरे साथ होते हुए भी कभी नहीं थे। आप हमेशा मुझ पर नजर रखते थे, पर कभी मेरे पास नहीं थे। डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर रणविजय रेहा के सर को सहलाते हुए बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें और वैभव को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। अभिमान ने रणविजय की तरफ देखकर कहा, अंकल मेरी सौम्या से बात हो गई है, वैभव और सौम्या वापस इंडिया आ रहे हैं।
ये सुनकर रणविजय ने कहा, तुमने उन दोनों को क्यों बता दिया है? कम से कम कुछ दिनों तो शांति से वह दोनों वहां लंदन में रहते। ये सुनकर अभिमान ने कहा, अंकल उन्हें मैंने नहीं बल्कि समर ने बता दिया है, और वैसे भी कहीं ना कहीं से तो वैभव को पता चल ही जाता। उसे बुरा लगता कि उसे हम लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया है। आप टेंशन मत लीजिए, सौम्या और वैभव बिल्कुल ठीक है, कुछ घंटे में दोनों यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। वहीं कुछ देर में रेहा के अंकल आंटी और सुहाना भी रणविजय से मिलने आ गए। गणेश जी ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, भाई आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया है, आपका ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में हम सुहाना की शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर रणविजय ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी बेटी और आयुष की शादी करवा देनी चाहिए। ये सुनकर गणेश जी ने सुहाना और आयुष की तरफ देखते हुए कहा, पर ऐसी हालत में मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी धूमधाम से हो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते कि ज़्यादा शोर शराबा हो तो आयुष और सुहाना की शादी कोर्ट में करवा दीजिए। बस रजिस्ट्री होगी और घर में कुछ रस्म में हो जाएगी। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, तुम सही कह रही हो, अभिमान आयुष और सुहाना की कोर्ट मैरिज ही होगी। अभिमान ने कहा, डेट में निकलवा देता हूँ कोर्ट में। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, बेटा मैं खुद लॉयर हूँ, अपनी बेटी के शादी का डेट कोर्ट में फाइनल कर लूँगा, तुम जाकर अपने बड़े बड़े डील फाइनल करो। ये सुनकर पता नहीं क्यों अभिमान को अजीब सा लगने लगा। अभिमान ने गणेश जी की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे ताना क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो बस सॉल्यूशन दे रहा था। क्योंकि अब आपको नहीं लगता कि आयुष और सुहाना की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए? ये सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है, एक हफ्ते बाद सुहाना और आयुष की शादी हो जाएगी, अब तो तुम खुश? ये सुनकर अभिमान ने कहा, खुश में नहीं, आपकी बेटी और होने वाला दामाद है। उन दोनों के चेहरे तो देखिए, दोनों कितना मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनकर गणेश जी और रणविजय जी ने पीछे देखा, जहां आयुष और सुहाना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जैसे ही दोनों को महसूस हुआ कि उनके पापा और बड़े पापा उन्हें देख रहे हैं, सुहाना ने जल्दी से आयुष का हाथ छोड़ दिया और वार्ड से बाहर भाग गई। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगे। एक हफ्ते बाद रेहा अपने कमरे में आईने के सामने रेडी हो रही थी। सौम्या ने रेहा की तरफ देखकर कहा, रेहा तू रेडी होने में इतना मत क्यों लगा रही है? ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर हम के वाले हैं तो टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से कहा, बस कर, हम के वाले और की वाले दोनों से हम दोनों हैं। ज्यादा के वाले का घमंड करने की जरूरत नहीं है। और ये 2 घंटे लगाकर रेडी क्यों हो रही है? कौन सा इतना रेडी होने से भाई के साथ रोमांस करने वाले हैं? ये सुनकर रेहा ने एक मेकअप किट उठाया और सौम्या की तरफ फेंकते हुए बोली, तू चुप रहा कर, तेरी ही नज़र लग गई है। अभिमान एक हफ्ते से काम में इतना बिजी हो गया है कि मुझसे बात करने का भी मन नहीं रहता है। बहुत मुश्किल से मैं उसे देख पाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि अभिमान कब घर आते हैं और कब चले जाते हैं। पता नहीं वह इतना काम कर क्यों रहा है। आखिर 3 भाई है, सब मिलकर काम करो ना। यह कोई बात हुई क्या? अभिमान इतना काम करता है कि मुझे पता ही नहीं चला। अभिमान रात को आता कब है और दिन में चला कब जाता है। आज आयुष की शादी है और देख लो सौम्या, अभिमान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाई जरूरी काम में बिजी हैं, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सुनकर रेहा उदास होते हुए सौम्या के पास आई और उसके कंधे पर कर रखते हुए बोली, सौम्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सौम्या जो अभी जूस पीने जा रही थी, अचानक से उसके मुंह में उसका जूस अटक गया। रेहा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? सौम्या ने रेहा के हाथ को झांकते हुए कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? 29 सालों में उनका कोई अफेयर नहीं चला, अब कौन सा चलने वाला है? क्या तुझे नजर नहीं आता है कि अभिमान भाई तुझे कितना प्यार करते हैं? ये सुनकर रेहा ने कहा, हाँ मुझे नजर आता है, पर क्या करूं, मैं बीवी हूं ना, शक हो जाता है। शक करना पड़ता है, तुझे नहीं पता अभिमान की ऑफिस में कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां काम करती है। कितनी लड़कियां अभिमान के पीछे डूबी हुई भी है, बस उसे पटाने की कोशिश करती है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तू कौन सा कम है? तू एक परफेक्ट मॉडल है। इतनी खूबसूरत प्राक्ल है तेरी और इतनी परफेक्ट बॉडी है। ऊपर से भाई तुझे प्यार करते हैं, वह तेरे बिना नहीं रह सकते हैं, तो तू टेंशन लेना छोड़ दे कि भाई तेरे अलावा किसी और से प्यार करने वाले हैं। ये सुनकर रेहा ने कहा, तुझे पता है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उसने मुझे एक किस तक नहीं किया है। तुझे पता है मेरे अंदर कुछ खाली खाली महसूस होता है। मैं अभिमान को महसूस करना चाहती हूँ, उसके प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, और वह है कि मेरी तरफ देखा ही नहीं है। कुछ कर सौम्या, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा था, सॉरी पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। शायद इसीलिए तेरी शादी का सारा रोमांस खत्म हो गया है। ये सुनकर रेहा एक तकिया उठाया और सौम्या को मारते हुए बोली, सौम्या तुम जैसी दोस्त किसी को भी ना दे, मुझे तरीका बताने की जगह मेरी शादी की कमियां बता रही हो। ये सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, ऐसा लोग बोल रहे हैं, वैसे मॉम बोल रही थी। तुम उन्हें दादी बनने के लिए तो तुम कब उन्हें गुड न्यूज़ देने वाली हो? ये सुनकर रेहा ने कहा, तुझे पता है ना मैंने कितनी सारी दवाइयाँ खाई थी, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता मैं कब प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ, जब 2 वीक बाद मेरी और अभिमान की एनिवर्सरी आने वाली है, तब जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लो और कुछ राय ले लो जिससे मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो सकूं। ये सुनकर सौम्या ने कहा, जैसी तेरी मर्जी वैसे चल, अब चलते हैं। शायद भाई रजिस्टर के ऑफिस में पहुंच चुके होंगे। ये बोलकर दोनों उठ गई और अभिमान के कमरे से निकालकर हॉल में आई, जहां आयुष बहुत अच्छे से भी पीस सूट पहने रेडी हो चुका था। आयुष ने सौम्या और रेहा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो लगा कि तुम दोनों आज कमरे से बाहर ही नहीं आने वाली हो। वह शादी मेरी है और तुम दोनों इतना देर से रेडी हो रही थी। ये सुनकर सौम्या ने कहा, आयुष मेरी कोई गलती नहीं है। रेहा ही है जो 2 घंटे से रेडी हो रही थी। पता नहीं कौन से चांद पर से जाना है जो 2 घंटे लगाकर रेडी हुई है। ये सुनकर रेहा ने उदासी से कहा, अब मेरा मजाक बनाना बंद करो और जल्दी से निकलो वहां से। सौम्या और वैभव भाई पहुंच चुके हैं। अंकल और डैड सब पहुंच चुके हैं, हमारा ही इंतजार हो रहा है। ये सुनकर सभी कोर्ट के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे बाद सभी कोर्ट पहुंच चुके थे। रेहा कोर्ट के चारों तरफ देखते हुए बोली, अभिमान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वह इतना बिजी हो गया है कि अपने भाई की शादी में भी नहीं आएगा।
ये सुनकर आयुष ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, पहले ही आ चुके हैं। वो कोर्ट रूम के अंदर वैभव भाई के साथ कुछ काम कर रहे हैं। ये सुनकर सौम्या ने आयुष को मारते हुए कहा, अरे अब तो कम से कम वैभव को वैभव भाई बोलना बंद कर दो, वो तुम्हारे जीजू लगते हैं, जीजू बोलना शुरू कर दो। ये सुनकर आयुष ने कहा, तुझे ही बड़ी पड़ी थी वैभव भाई से शादी करने की, क्या करूं मैं, कितना भी कोशिश करता हूं पर मेरे मुंह से उनके लिए जीजू नहीं निकलता है। मैंने बचपन से उसे भाई कहा है। ये सुनकर सौम्या ने कहा, तो एक काम कर, अगर जीजू नहीं निकलता है ना तो मुझे भाभी बोलना शुरू कर दे। ये सुनकर सभी हैरानी से सौम्या की तरफ देखने लगे। सौम्या ने गुस्से से कहा, आपको समझ नहीं आता है, यह मुझे अपनी बहन कहता है। क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ और उसे भाई कहता है, कितना ज्यादा अजीब लगता है। या तो यह वैभव को जीजू कहना शुरू कर दे, नहीं तो मुझे भाभी कहना शुरू कर दे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसने दोबारा वैभव भाई बोलना तो सच कहती हूँ शादी वाले दिन ही मुझसे पिटेगा। ये सुनकर आयुष ने कहा, बस कर सौम्या, तू जैसा कहेगी वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं वैभव भाई को अब से जीजू ही कहूँगा और प्लीज़ मुझे मारना बंद कर, आज तो कम से कम शांत हो जा, आज मेरी शादी है। मिसेज राजपूत ने कहा, तुम लोग ना बंद करो, अंदर सुहाना इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर आयुष जल्दी से रेहा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चला गया। ये देखकर सभी हंसने लगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, इस आयुष को शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। करीब 2 मिनट बाद सभी रूम के अंदर थे। रेहा गुस्से से अभिमान को घूर रही थी, पर अभिमान फोन में कुछ कर रहा था रेहा की तरफ देखकर। ये देखकर वैभव ने अभिमान के कान में धीरे से कहा, अभिमान, तू क्या कर रहा है, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा है कि रेहा कब से तुझे प्यार वाली नजर से देख रही है और तू है कि उसे इग्नोर कर रहा है। इससे पहले वैभव कुछ बोल पाता, तभी अभिमान ने धीरे से वैभव के कान में कहा, तूने अभी तक मुझे सौम्या की रिपोर्ट नहीं दिखाई। सौम्या की हालत इतनी जल्दी एक ही हफ्ते के इलाज में कैसे ठीक हो गई। ये सुनकर तो वैभव की आवाज वैभव के गले में ही अटक गई। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, डैड के हार्ट अटैक की वजह से मैं तो रेहा को कुछ नहीं बता पाया। अब मुझे इस पागल साइको से कौन बचाएगा। ये सोचते हुए वैभव सौम्या और रेहा की तरफ देख रहा था। वैभव के इस तरह देखने से सौम्या वैभव के पास आई और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, भाई, आप वैभव को डरा क्यों रहे हो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैंने कभी नहीं डराया, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम एक हफ्ते के इलाज में ही इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। ये सुनकर अब तो सौम्या की भी आवाज गायब हो गई। अभिमान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। तभी रेहा आगे आए और अभिमान और सौम्या की तरफ देखते हुए बोली, कम से कम आज के दिन तो ये बात करना बंद करो। सुहाना और आयुष की शादी होने दो, उसके बाद जितना बात करना है कर लेना। ये सुनकर अभिमान रजिस्ट्रार की तरफ देखने लगा। वैभव ने रेहा और सौम्या को उस कोर्ट से बाहर लाते हुए बोला, रेहा, मेरी एक हेल्प करो। रेहा ने कहा, भाई, क्या हेल्प करनी है। वैभव ने थोड़ा बेचारा सा तरह से अपना चेहरा बनाते हुए कहा, रेहा, सौम्या कभी बीमार नहीं थी, किसी ने मुझे गलत रिपोर्ट भेजी थी और इस वजह से मैंने ये सब कुछ अभिमान को भी बोल दिया था। किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और अभिमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर अभिमान को पता चल गया कि वह सारी रिपोर्ट नकली थी तो वह मुझे नहीं छोड़ने वाला है।
क्या पता वह मुझे जान से मार दे। प्लीज मेरी प्यारी बहन मुझे बचा लो। ये सुनकर रेहा ने कहा, वैभव भाई आप इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो? आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, किसी ना किसी को रिपोर्ट दिखाई होती। इतना बड़ा बिजनेस है, ये सब किस काम का? मतलब आपको एक रिपोर्ट ही सही से देखना नहीं आया। ये सुनकर वैभव ने कहा, मेरे हॉस्पिटल जरूर है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस चलता हूँ। मैंने रिपोर्ट पर इतना गौर नहीं किया और कर भी कैसे पता? मैं कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है। ये सुनकर रेहा ने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, आप छोड़िए, जब आप ये सब बात अभिमान को बता रहे होगे तब मैं किसी न किसी तरह से अभिमान को मना लूंगी। ये सुनकर वैभव ने रेहा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू रेहा मुझे उस शैतान से बचाने के लिए, नहीं तो मुझे लग रहा है जैसे वह शैतान आज मुझे जान से ही मार देगा। तभी अभिमान आया और वैभव की तरफ देखते हुए कहा, अंदर से पेपर साइन हो रहे हैं और सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म होने वाली है। तुम दोनों भाई बहन बाहर क्या कर रहे हो? आज तुम दोनों की बहन की शादी है। ये सुनकर रेहा अपने भाई वैभव से अलग होते हुए बोली, कुछ नहीं अभिमान, बस वैभव भाई कुछ ऐसी तरह डैड के बारे में बता रहे थे। ये बोलकर रेहा अपना लहंगा उठाया और कोर्ट के अंदर चली गई। कोर्ट के अंदर सुहाना और आयुष में रजिस्टर्ड पेपर पर साइन कर दिया था। मिसेज राजपूत ने सिंदूर और मंगलसूत्र को आगे करते हुए कहा, चलो अब तुम लोग एक दूसरे को वरमाला पहना दो। उसके बाद ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दो। ये सुनकर जल्दी से आयुष और सुहाना ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। वही रौनक चुपचाप से दमे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लिया तो उसे बार बार उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आज 15 दिन हो गए हैं, वह कि अभी तक कोमा में है। पता नहीं वह कब ठीक होगी और मैं उसके परिवार का पता लगाकर उसे उसके परिवार तक पहुंचा दूंगा। पता नहीं कौन है बेचारी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आयुष ने सिंदूर लिया और सुहाना के मांग में भर दिया। सुहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुहाना की आंखों से 2 बूंद आंसू निकल गए। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें खुश होना चाहिए, फाइनली हम दोनों एक हो गए हैं। ये सुनकर सुहाना मुस्कुरा दी। उसने मंगलसूत्र दिया और सुहाना के गले में पहना दिया। सभी ताली बजाने लगे। एक एक करके आयुष और सुहाना ने पूरे परिवार का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अचानक से आयुष ने सुहाना को गले लगा लिया और बोला, आई लव यू सुहाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज बहुत खुश हूँ। फाइनली कोर्ट मैरिज हो या पूरी रीति रिवाज से शादी हो, पर फाइनली आज हमारी शादी हो गई। अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम सिर्फ मेरी थी और पूरे 7 जन्मों के लिए मेरी हो गई। ये सुनकर सुहाना ने कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू टू आयुष, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप फाइनली इस प्यार को एक नाम मिल गया है। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। वहीं अभिमान ने वैभव का हाथ पकड़ा और उसे कोर्ट से बाहर लेकर आ गया। अभिमान के इस तरह वैभव को ले जाने से सौम्या और रेहा भी बाहर आ गई। अभिमान ने वैभव की तरफ देखकर कहा, वैभव तूने मुझे जवाब नहीं दिया, आखिर सौम्या इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? ये सुनकर वैभव ने पहले सौम्या और फिर रेहा की तरफ देखा। अभिमान ने गुस्से से कहा, अपनी बहन और मेरी बहन को देखना बंद कर और सीधे सीधे बात कर, आखिर सौम्या इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई?
वैभव ने अपना हाथ अभिमान से छुड़ाया और सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली बात यह है कि सौम्या कभी पागल थी ही नहीं। किसी ने सौम्या की रिपोर्ट बदल दी थी और मुझे गलत रिपोर्ट दी थी, जिसमें सौम्या का नाम लिखा हुआ था। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से वैभव का कॉलर पकड़ दिया और उसे दीवार में सताते हुए कहा, तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? तेरी वजह से मैं पिछले 15 दिन से सोच रहा हूँ कि मेरी बहन पागल है। मैं इतना बुरा भाई हूँ कि अपनी प्रिंसेस का ख्याल नहीं रख पाया, वह पागल हो गई। और यह सुनकर जल्दी से सौम्या वैभव के पास आई और वैभव को अभिमान से छुड़ाते हुए बोली, भाई आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति की जान ले लोगे? देखो, अगर जान लेना भी है तो कुछ साल बाद ले लेना। ये सुनकर रेहा हैरानी से बोली, कुछ साल की बात का क्या मतलब है? ये सुनकर सौम्या ने कहा, अरे चुप रहो ना, बीच में बोलना जरूरी है। क्या कुछ साल बाद का यही मतलब है कि 50-60 साल बाद ले लेना? कम से कम कुछ साल तो मुझे चैन से जीने दो। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें पागल समझकर तुम्हारी सारी गलतियां माफ किया। आखिर ऐसा कौन सा पागलपन सवार था कि तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया? ये सुनकर सौम्या ने रोनी सूरत बनाकर कहा, भाई आप मुझे डांट रहे हो? अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम दोनों पति पत्नी एक दिन मुझे पागल कर कहीं छोड़ोगे। रेहा ने अभिमान का हाथ वैभव के कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, अभिमान बहुत हो गया, भाई को छोड़ो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुम बीच में नहीं आओगी रेहा, मुझे अपने दोस्त से बात करना है। ये सुनकर रेहा ने अभिमान का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यह क्या बार बार दोस्त दोस्त लगा रखा है? मैं जानती हूँ कि वैभव भाई तुम्हारे दोस्त हैं, तो क्या जरा सोचो कि वह तुम्हारी पत्नी के बड़े भाई है और तुम्हारी छोटी बहन के पति है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस तरह वैभव भाई को पकड़ने से सौम्या की क्या हालत होगी? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि सौम्या रो रही है? उसका चेहरा और उसकी आंखें देखो। ये सुनकर अभिमान सौम्या की तरफ देखने लगा, जिसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे। अभिमान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना रो क्यों रही हो? ये सुनकर सौम्या ने कहा, मुझे आपसे कभी कभी डर लगता है कि कहीं आप अपने गुस्से और पागलपन सच में वैभव को कुछ करना दे। क्या आपको नजर नहीं आता है भाई, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं दिमागी तौर पर पागल नहीं हूँ, पर इतना जरूरी है कि मैं वैभव के प्यार में कोई पागल हूँ। पर अगर वैभव को चोट भी आती है तो दर्द मुझे होता है। आपको क्यों समझ में नहीं आता है कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ? फिर भी आप मेरे सामने ही उसे बार बार चोट पहुँचाने लगती हो। आई हेट यू, आई रियली हेट योर। भाई ये बोलते हुए सौम्या दौड़ते हुए गाड़ी के अंदर चली गई। वैभव उसके पीछे गया पर सौम्या ने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला और गुस्से में गाड़ी लेकर वहां से निकाल गई। ये देखकर आयुष ने गुस्से से कहा, तुझे कितनी बार कहा था अभिमान के सौम्या के सामने गुस्सा मत कर, एक तू है कि सुनने वाला नहीं है। ये बोलते हुए वैभव भी अपनी कार में बैठकर सौम्या का पीछा करने लगा। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं ऐसा क्या किया है जो ये दोनों मुझसे ही गुस्सा हो गए। ये सुनकर रेहा ने कहा, अभिमान अगर आपको वैभव भाई गुस्सा करना भी है तो आप उसे अकेले बात कीजिए। अब वह आप सिर्फ आपका बचपन का कोई दोस्त नहीं रह गया है, जिससे आप बचपन से यूं की तरह रहते थे।
अपना सारा गुस्सा और सारा प्यार दिखाते थे। अब आपकी छोटी बहन का पति है, वह अगर आप इसे थोड़ा सा भी डांटे हो या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो तो इसका असर आपकी बहन पर होगा। आपको ये सब सोचकर ही कुछ करना चाहिए था, यह आपने ठीक नहीं किया अभिमान। ये सुनकर अभिमान ने मुझे समझ नहीं आता है, गुस्सा मुझे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम तीनों ही मुझसे गुस्सा होकर बैठ गए हो। मेरी बहन पागल नहीं है। किसी ने वैभव को बेवकूफ बनाया है और इस बात को मैं उसे कुछ बोलूं भी ना। आखिर तुम दोनों भाई बहन सब चाहते क्या हो गया? रेहा ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सौम्या वैभव भाई से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और उसके प्यार में पूरी पागल है। अगर आप भाई को चोट पहुंचाते हो या ऊंची आवाज में बात करते हो या उनका कॉलर पढ़ते हो, उन सब बातों से सौम्या पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भले ही सौम्या पागल नहीं है, पर भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और कहीं भाई के लिए उसका पागलपन उसे सच में पागल ना कर दे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भाई से थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। श्रीमती राजपूत अभिमान और रेहा के पास आकर बोली, सौम्या और वैभव कहाँ है? ये सुनकर रेहा ने कहा, सौम्या अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह घर चली गई है और वैभव भाई भी उनके साथ गए हैं। वैसे मॉम, हम घर जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। ये बोलते हुए रेहा ने अभिमान का हाथ पकड़ा और गाड़ी में चली गई है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, अब ये क्या नया नौटंकी है? तुम मुझे इस तरह से क्यों लेकर जा रही हो? रेहा ने कार तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप से बैठिए, कार में ड्राइव करूंगी। ये बोलते हुए रेहा कार ड्राइव करने लगी। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और लगता है जैसे सब कुछ बुरा होते जा रहा है। रेहा ने अपनी कार रोक दी। ये देखकर अभिमान ने कहा, तुमने कार क्यों रोक दिया? रेहा अचानक से अभिमान के ऊपर आ गए और उसके होठों किस करने लगी। अभिमान कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर रेहा अभिमान से दूर हो गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभिमान प्लीज किस मी। आप चाहते हो ना कि आपका गुस्सा रिलीज कम हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। अभिमान रेहा को किस करने लगा। रेहा धीरे धीरे करके सीट को कंफर्टेबल बेड की तरह कर दिया और अभिमान की पूरी बॉडी पर किस करने लगी। अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेहा को फेस पर किस कर रहा था। करीब 20-25 मिनट के किस के बाद अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, खुद पर कंट्रोल करो, हम दोनों इस समय कार में हैं और सड़क पर है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ये सुनकर रेहा ने कहा, मैं तो बस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहे हैं, तो क्यों ना आप मुझे महसूस करें और खुद को सॉफ्ट और लाइटली फील करो। अभिमान ने कहा, रेहा तुम सच में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेशर्म होते जा रही हो। ये सुनकर रेहा ने कहा, अभिमान आई रियली लव यू। ये बोलते हुए रेहा अभिमान के गले पर किस करने लगी। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, पर अभी नहीं। ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा के कपड़े ठीक किया और खुद के कपड़े ठीक करते हुए बोला, अभी तुम्हें उन दोनों की गृह प्रवेश की तैयारी करना है, तो चलो घर चलते हैं। ये सुनकर रेहा मुस्कुरा दी और कार ड्राइव करने लगी। करीब 30 मिनट बाद सब के सब राजपूत हवेली पहुंच चुके थे। दरवाजे पर सुहाना खड़ी अंदर की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आज ही मेरा गृह प्रवेश करवाओगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले साल करवाओगी?
ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस कुछ सामान नहीं मिल रहा था, वही ढूंढ रही थी। ये बोलकर रेहा आगे आई और चावल का कलश रखा। सुहाना पर से चावल के कलश को पर मारो और उसके बाद इस सिंदूर के थाल में पैर रखकर गिरी प्रवेश करो। ये सुनकर सुहाना ने जल्दी से चावल के कलश को लात मारा और सिंदूर में अपने पैर रखकर घर में एक भी प्रवेश कर लिया है। ये देखकर रेहा हंसते हुए कहा, क्या बात है? रेहा ने कहा, बहना तुझे तो इस घर में प्रवेश करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ये सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि इस गृह प्रवेश से ज्यादा सुहागरात में इंटरेस्ट होगा। ये सुहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। आयुष ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है भाभी जी, अपना मुंह बंद रखो। ये बोलते हुए आयुष ने सुहाना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेते हुए अपने कमरे में चला गया। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगे। मिसेज राजपूत ने कहा, लगता है इन दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी है, शादी की बाकी रस्म में हम कल कर लेंगे। अभिमान चुपचाप से अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप में बैठकर कुछ काम करने लगा। रेहा 1 घंटे बाद कमरे में आई तो उसने देखा कि अभिमान लैपटॉप में काम कर रहा था। रेहा अचानक से अभिमान की गोद में बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभिमान आई नीड यू। अभिमान ने रेहा की तरफ देखकर बोला, मुझे बहुत जरूरी काम है रेहा, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करता हूँ। ये सुनकर रेहा हैरान हो गई और अभिमान के गोद से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। रेहा अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आज आप बहुत ज्यादा सन्यासी बन रहे हो, तो मैं भी मेनका बनकर आज आपकी तपस्या तोड़कर ही रहूंगी। ये बोलते हुए रेहा ने एक नाइट ड्रेस की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, आज देखती हूँ मिस्टर सन्यासी, आप किस तरह से मुझे इग्नोर करना नहीं निकला ना। मैंने आपको ऐसे कहा नहीं तो मेरा नाम भी रेहा राजपूत नहीं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।